नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो सके। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड है 10th, सब्जेक्ट है मराठी अक्षर भारती, टॉपिक है हमारा क्वेश्चन बैंक 2021, बोर्ड है महाराष्ट्र बोर्ड, ईयर है 2021 और मीडियम है इंग्लिश मीडियम। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको बेल आइकॉन को क्लिक करना है ताकि जब भी मैं क्वेश्चन बैंक का नया वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। जो पुरानी वीडियोज़ है वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट में देखा कीजिए बीच बीच में। आज हम देखने वाले हैं विभाग 4 का भाषा अभ्यास। आई नो इसके पहले का वीडियो स्थूल वाचन का है, पर स्थूल वाचन बनाने में मेरा जो टाइम है वो ज़्यादा जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन के आंसर बनाने हैं मुझे। इसके लिए फिर आज का दिन चला जाता है ऐसे ही, तो मैंने आज का दिन वेस्ट ना जाए इसके लिए मैंने भाषा अभ्यास का जो वीडियो है वो पहले से पीपीटी बना के रखा था, तो मैंने उसको पहले कंप्लीट किया ताकि आज के दिन का आपको जो एक वीडियो है वो मिल जाए। ठीक है, स्थूल वाचन का वीडियो आएगा, डोंट वरी एट ऑल। कल तक आपको स्थूल वाचन का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, सो मैंने सिर्फ सीक्वेंस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि भाषा अभ्यास जल्दी हो रहा था मेरा पीपीटी बना के एज़ कम्पेयर स्थूल वाचन का। ठीक है, सो भाषा अभ्यास क्या होता है, आपका व्याकरण विभाग होता है, तो पूरा भाषा अभ्यास पूरा विभाग 4 मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। देखिए, पहला प्रश्न आपका है खालील वाक्यांचे प्रकार ओळखा, मतलब नीचे दिए गए जो सेंटेंस है उनका आपको प्रकार पहचानना है। ठीक है, पहला वाक्य है शाल व शालीनता यांचा संबंध काय। यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा गया है। ठीक आहे, इकडे प्रश्न आहे की नाही, प्रश्नचिन्ह दिसतंय ना तुम्हाला, म्हणजेच हे जे वाक्य आहे ते कसं आहे, प्रश्नार्थी वाक्य आहे, म्हणून मी ते प्रश्नार्थी लिहिलेलं आहे। दुसरं वाक्य बघूया काय आहे, माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली। सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विधानार्थी वाक्य। साधं वाक्य आहे, याच्यामध्ये नाही प्रश्न विचारला आहे नाही ऑर्डर दिले, काहीही केलेलं नाही आहे, तर हे विधानार्थी वाक्य आहे। पुढचं नेक्स्ट, तेल आणि तळलेले पदार्थ आधी सोडा। हाँ, यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है कि पहले तेल और तेल वाले पदार्थ आप छोड़िए, ये ऑर्डर दिया है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे आज्ञार्थी वाक्य। ओके, बहुत ही इजी है आपका मराठी का व्याकरण। प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होतं ते, यहाँ पे आपको उद्गारवाचक एक्सक्लामेटरी मार्क दिखाई दे रहा है, इसके लिए ये है उद्गारार्थी वाक्य। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन और उद्गारवाचक चिन्ह ये दोनों पहचानने में काफ़ी इजी होते हैं, तो इसका कोई टेंशन ही नहीं होता है आपको। सिर्फ एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी, ये प्रश्नार्थी, ये उद्गारार्थी, आज्ञार्थी, ये लिखना थोड़ा सा समझिए वो कैसे लिखा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे क्या बोलते हैं, ठीक है वो तो बहुत इजी है, 4 तो टाइप्स होते हैं, मुझे आता है, पर बाद में एग्ज़ाम के टाइम जब वो लिखना चालू करते हैं तो उनको उद्गारार्थी ये शब्द ही लिखना नहीं आता। द पहले आता है कि ग पहले आता है, आज्ञार्थी में कैसे लिखोगे, प्रश्नार्थी में श कौन सा आएगा, ये वाला श आएगा, ये वाला श आएगा, ऐसे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, और कन्फ्यूजन में ही गलत लिख के आते हैं, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ये जो शब्द है वो थोड़ा देख के जाइए, उनका प्रैक्टिस कीजिए कि उद्गारार्थी ये शब्द मैं कैसे लिखूँगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी कीजिए। बाकी ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब्दुल बस स्टॉप पर आला, यहाँ पे भी साधा वाक्य है कि अब्दुल बस स्टॉप पे आ गया, सिंपल सेंटेंस है, इसके लिए विधानार्थी होगा। एकदम साधा सरळ सोपं वाक्य आहे हे। नेक्स्ट, त्यांना मी कसा विसरू शकेन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क, इथे प्रश्नचिन्ह दिसते तुम्हाला, त्यामुळे हे काय आहे, प्रश्नार्थी वाक्य आहे। काका तुम्ही काही झाडं लावा, यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है कि पेड़ लगाइए। ठीक है, ऑर्डर दिया गया है, इसके लिए ये आज्ञार्थी वाक्य है। आगे है किती प्रचंड कार्बन चिटकलेला असतो आपल्या पायांना, उद्गारार्थी एक्सक्लामेशन मार्क है, तो उद्गारार्थी वाक्य है ये। आगे, आमच्याजवळ एवढे पैसे कुठून येणार, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नार्थी वाक्य है। नेक्स्ट, तुझा आवाका खूपच मोठा आहे, सिंपल वाक्य है, बहुत ही साधारण,
तो हम लोग लिखेंगे विधानार्थी वाक्य। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ये पहला जो क्वेश्चन होता है आपका वो यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट है हमारा वाक्य रूपांतर। वाक्य रूपांतर क्या होता है कि आपको एक वाक्य दिया जाएगा ब्रैकेट में, आपको उसमें जो ब्रैकेट में दिया जाएगा उसमें आपको उसको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, बताती हूँ मैं कैसे। पहला वाक्य है यावर तो शालीन कवी मनापासून हसला। मतलब इस बात पर वो जो शालीन जो डिसेंट कवि था वो बहुत दिल से हंसा। ये एक साधा वाक्य है। ठीक है, आपको भी समझ में आ रहा है, हा एक साधारण वाक्य आहे। तुम्हाला काय करायचं आहे, त्याला उद्गारार्थी बनवायचा आहे। आपको उसको एक्सक्लामेटरी में बनाना है। एक्सक्लामेटरी यानी कि क्या, आपको एक्साइटेड होके ये सेंटेन्स बोलना है। ठीक आहे, थोडं उत्साहाने तुम्हाला हे बोलायचं तर तुम्ही कसं म्हणणार, हां तर तुम्ही कसं म्हणणार, हे असं म्हणणार किती मनापासून हसला तो शालीन कवी यावर। ठीक आहे, म्हणजेच एक गोष्ट इथे लक्षात ठेवायची आहे, भरपूर मुलांना या क्वेश्चनमध्येच प्रॉब्लेम येतो, स्पेशली नॉन मराठी मुलांना येतो। तर जो नॉन महाराष्ट्रीयन बच्चे हैं तो इसका ज़्यादा प्रैक्टिस आप कीजिए। तर इथे समजण्याची गोष्ट ही आहे की हे कसं करायचं असतं। उद्गारार्थी जेव्हा आपण करतो तेव्हा किती हा शब्द आपण टाकणार, कारण आपल्याला एक्साइटेड व्हायचं आहे। आपण अरे किती छान छान आहे ते, अरे किती छान दिसतेस तू, किती हा वर्ड आपण नेहमी एक्साइटेडसाठी वापरतो, बरोबर। सो किती मनापासून हसला तो शालीन कवी त्यावर, ओके, यावर असं। म्हणजे मी काय केलेलं आहे की किती मनापासून हसला तो शालीन कवी यावर, असं हे वाक्य काय केलेलं आहे मी इथून सरळच्या सरळ उलटं केलेलं आहे। ठीक आहे, आणि अशा प्रकारे तुम्हाला ते काय करायचं आहे, कन्वर्ट करायचं आहे। आणि इथे लक्षात ठेवायचं कधी पण जेव्हा तुम्ही उद्गारार्थी करता तेव्हा हा तुमचा जो शालीन कवी हा सब्जेक्ट आहे तो तुमचा शेवटी यायला हवा। ठीक आहे, उलटं वाक्य होतं पूर्ण। किती मनापासून हसला तो शालीन कवि यावर। अभी हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। जब भी देखिए आपको उद्गारार्थी करना होता है तो आप क्या वर्ड यूज़ करोगे, किती। ठीक है, मतलब किती मतलब बहुत एक्साइटेड होते हैं तो हम मराठी में किती ऐसे बोलते हैं। ठीक है, और जब भी आप उद्गारार्थी करते हो नॉर्मल सेंटेंस का तो आपका जो ये सब्जेक्ट होता है, शालीन कवि आपका सब्जेक्ट है, तो वो एंड में जाना चाहिए। फिर आप ऐसे सेंटेंस को घुमाओगे, ये मनापासून से लेके, मनापासून हसला से लेके तो शालीन कवि, ऐसे ऐसे आपको उल्टा घुमाना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में करते हैं, आपको पता है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो हम लोग कैसे करते हैं उसको, एक्सक्लामेटरी में कैसे करते हैं हम उसको, हाउ ब्यूटीफुल शी इज़। तो शी इज़ बाद में आता है कि नहीं हमारा, मतलब सब्जेक्ट हमारा बाद में आता है। नॉर्मल सेंटेंस होता है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो उसको हम लोग जब एक्सक्लामेटरी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हाउ लगाते हैं ना, तो मराठी में ही हम उधर किती लगाएंगे, किती। हाँ, हाउ ब्यूटीफुल यानी कि आपका विशेषण आ जाता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे मनापासून हसला ये एडजेक्टिव जैसा है। हाउ ब्यूटीफुल शी इज़ जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, वो एंडिंग में चला जाता है, तो यहाँ पे भी शालीन कवि हमारा एंडिंग में चला गया है। ओके, तो उस तरह से ये होता है। आगे सेकंड देखते हैं, लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे। क्वेश्चन बोला है कि मोटा होना क्या हमारे हाथ में होता है, वो इसका आपको सिंपली बोलना है, क्वेश्चन से नहीं बोलना है, सिंपल बोलना है। तो आप कैसे बोलोगे, लठ्ठपणा आपल्या हातात नाही। ठीक है, मोटा होना हमारे हाथ में नहीं, सिंपल है। ठीक है, ऐसे लिखोगे। मतलब ये होकारार्थी वाक्य है, आपको उसको नकारार्थी में करना है, विधानार्थी। आगे, मनाचं सामर्थ्य मोठं आहे, सिंपल वाक्य है, तो आपको उद्गारार्थी करना है उसको, एक्सक्लामेटरी। तो उल्टा करने का, पहले किती लगाने का, लगाया किती, बाद में एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, मोठं मतलब बहुत बड़ा, तो एडजेक्टिव लगाया। फिर ये उल्टा घूमता है, बराबर। तो किती मोठं सामर्थ्य ये पूरा एडजेक्टिव आपका एक ही है, मोठं सामर्थ्य आहे। तो देखिए आहे और लास्ट में आएगा मनाचं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मन है वो सब्जेक्ट है। किती मोठं सामर्थ्य आहे मनाचं, साधं वाक्य काय होतं, मनाचं सामर्थ्य मोठं आहे।
पण जर तुम्ही एक्सायटेड होऊन बोलला तर तुम्ही कसं बोलणार ते? किती मोठं सामर्थ्य आहे मनाचं. मग मन हा जो तुमचा पहिला शब्द होता तो तुम्हाला एक्सक्लॅमेटरीमध्ये शेवटी ठेवावा लागतो. कळलं? म्हणजे हे वाक्य तुम्हाला उलटं करावं लागतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, मुलं जे चुकतात की प्रश्न बघून त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये चेंजेस करायचे हे लक्षात ठेवून काय विसरतात, महत्त्वाचं उद्गारार्थी चिन्ह द्यायलाच विसरतात आणि मग त्यांची मेहनत पाण्यात जाते. ठीक है, आपका जो हार्ड वर्क है, इतना सब आपने स्टडी किया, ये सब वेस्ट जाएगा जब आप उसको क्वेश्चन मार्क नहीं देते अगर प्रश्न बनाना है, और उद्गारार्थी चिन्ह नहीं देते जब उद्गारार्थी वाक्य बनाना होता है. तो हमेशा ध्यान में रखिए आपका विराम चिन्ह वहाँ पे आना ही चाहिए. ओके, आगे चौथा सेंटेंस, प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होतं ते. हाँ, इसको आपको सिंपल करना है. तो ये आप उल्टा करोगे, फिर से नॉर्मल लिखोगे, ये ते पहला आएगा. हमें पता है कि हम उद्गारार्थी में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लास्ट में लेते हैं. तो अभी आपको उद्गारार्थी दिया है और आपको बोला है सिंपल कीजिए, तो सिंपल करेंगे मतलब ये तो पहला आएगा, तो मैंने पहले लिखा. ये पूरा उल्टा हो जाएगा. ते व्यक्तिमत्व, बाद में ये प्रचंड स्फूर्तिदायक और होतं का एज इट इज. मतलब कैसे लिखोगे, ते व्यक्तिमत्व प्रचंड स्फूर्तिदायक होतं. प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होतं ते, इसको हमने कैसे किया, ते व्यक्तिमत्व प्रचंड स्फूर्तिदायक होतं, ऐसे सिंपल लिखा. ठीक है, आगे 5वां नंबर, तपोवनाकडे कोण कशाला जातोय, क्वेश्चन है ये, पर आपको सिंपली बोलना है. तो कैसे बोलोगे, तपोवनाकडे कोणीच जात नाही. मतलब हम बोलते हैं ना स्कूल कौन जाएगा, तो इसको सिंपली मैं कैसे बोलूँगी, स्कूल कोई नहीं जाएगा. समझ में आया? वैसे ही ये चीज़ है. तपोवनाकडे कोण कशाला जात आहे, तपोवनाकडे कोणीही जात नाही. आप कभी भी ऐसे अगर आपको प्रॉब्लम आता है ना, तो ऐसे अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्राई करने का, तो आपको आपका आंसर मिल जाता है कि एक्चुअल में ये चीज़ क्या है. ठीक है, क्योंकि आपकी जो मातृभाषा होती है आप उसके बहुत करीब होते हो, तो उसमें अगर आपको कोई चीज़ सिखाई जाती है तो आप फटाफट उसको ग्रैब कर लेते हो. इसके लिए मैं मराठी हिंदी दोनों एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि मराठी भी बहुत बच्चे होते हैं तो उनको भी समझना चाहिए. सो हे वाक्यच असं आहे की शाळेत कोण कशाला जात आहे, याचा अर्थच काय होतो, शाळेत कोणीच जात नाही. तसं हे आहे, तपोवनाकडे कोण कशाला जातोय, तपोवनाकडे कोणीही जात नाही. कळलं? एकदम सोपं आहे. आता पुढची उरलेली वाक्य घेऊया. 6वं वाक्य, हे डबल झालेलं आहे इकडे. या खेळानेच मला जास्त भुरळ पाडली. अभी इसको आपको करना है उद्गारार्थी. ठीक है, या खेळानेच मला जास्त भुरळ पाडली, तो इसका आएगा किती भुरळ पाडली या खेळाने मला. यहाँ पे आंसर है आपका, किती लिखोगे, राइट. भुरळ पाडली, भुरळ आपका एडजेक्टिव है. या खेळाने मला ये आप मतलब मुझे मैं सब्जेक्ट हूँ यहाँ पे, इसके लिए मैं जो है वो यहाँ पे लास्ट में आया है. ठीक है, सो आंसर आएगा. और याद से क्या देना है आपको, एक्सक्लामेटरी मार्क. किती भुरळ पाडली या खेळाने मला, ऐसा आपका आंसर आएगा. 7, स्टेशन इथून खूप दूर होतं. इसको आपको नकारार्थी करना है, निगेटिव करना है. तो आप कैसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे, स्टेशन इथून जवळ नाही. पास नहीं है मतलब ही दूर है ना. अगर मैंने बोला आपको कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, तो आपको बोला मैंने, इसको निगेटिव में बोलिए पर मीनिंग नहीं बदलना चाहिए. तो आप कैसे बोलोगे उसको, मेरा घर नज़दीक नहीं है, तो नहीं भी किया उपयोग और मीनिंग भी नहीं बदला है. मीनिंग तो वही है ना, दूर है मतलब पास नहीं है. समझ में आया? वैसे करना है. मराठी मुलांना तेच सांगते की माझं घर इथून खूप लांब आहे. लांब आहे म्हणजेच माझं जवळ नाही ना, मग तिथे आपण जवळ नाही करायचं, मग ते झालं नकारार्थी वाक्य. स्टेशन इथून खूप दूर होतं, स्टेशन इथून जवळ नाही, किंवा स्टेशन इथून जवळ नव्हतं असंही लिहिलं तरी चालेल. पुढे, तिथले शिक्षक मनाने खूप श्रीमंत होते. हां, याचं तुम्हाला काय करायचं, उद्गारार्थी करायचं आहे. मग थोडं एक्सायटेड होऊन बोलायचं आहे. मग काय वापरणार, किती. व्हेरी गुड, आता तुम्हाला कळलं. त्याच्यानंतर तुमचं ॲडजेक्टिव्ह म्हणजे श्रीमंत. किती श्रीमंत होते मनाने तिथले शिक्षक. शिक्षक तुमचा कर्ता आहे तर तो शेवटी येणार. कळालं? आणि आठवणीने काय देणार, उद्गाराचं चिन्ह. किती श्रीमंत होते मनाने तिथले शिक्षक. ठीक आहे,
यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है हिंदी बच्चों को, कि इसको आपको उद्गारार्थी में बताना है। तो किति तो लिखोगे, बाद में एडजेक्टिव कौन सा आता है यहाँ पे, श्रीमंत, यानी कि बहुत ही रिच, पैसे वाले। मन से बहुत ही पैसे वाले, मतलब बहुत ही रिच थे। कौन रिच थे, तिथले शिक्षक, ये आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वो लास्ट में आ जाएगा। अभी आगे, त्यांना मी कधीही विसरू शकणार नाही, ये साधारण वाक्य है, उसको आपको करना है प्रश्नार्थी में। तो कैसे लिखोगे, और प्रश्नार्थी में कैसे करना है पता है ना आपको। प्रश्नार्थी में ऐसा प्रश्न बनाना होता है जिसका आंसर येस और नो आए, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। इसका वीडियो देखिए, व्याकरण का जितना भी 10th स्टैंडर्ड का व्याकरण का विभाग है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखी है पहले से ही। उसका नोटिफिकेशन आपको नए से नहीं आएगा क्योंकि वो पुरानी वीडियो है, बहुत पहले जून जुलाई में मैंने वो अपलोड की है। तो आपको वो प्लेलिस्ट में मिलेगी, आप प्लेलिस्ट में जाइए, 10th स्टैंडर्ड ग्रामर, वहाँ पे आपको सभी ग्रामर का इन डिटेल मैंने वीडियो बना के रखा है, उसको देख लीजिए, ठीक है। त्यांना मी कधीही विसरू शकणार नाही, तो इसका क्वेश्चन आएगा, त्यांना मी कधी विसरू शकेन का। हाँ, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, मैं तो उसको कभी भूल ही नहीं पाऊंगा, तो क्वेश्चन में कैसे बोलोगे, क्या मैं उसको भूल पाऊंगा। ओके, ऐसा करना है आपको यहाँ पे, ठीक आहे। त्यांना मी कधीच विसरू शकणार नाही, मग आपण कसं बोलणार, त्यांना मी कधी विसरू शकेन का, असं। कळलेलं आहे। नेक्स्ट लास्ट है, तुमच्याशी मैत्री करायला खूप आवडेल मला। साधारण सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है कि आपसे दोस्ती करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तुमच्याशी मैत्री करायला मला खूप आवडेल। अभी इसको अब तो थोड़ा सा एक्साइट होके बोलना है, एक्साइटमेंट। तो क्या बोलोगे आप, किती नहीं आएगा यहाँ पे, किती ऐसा तो सूट ही नहीं हो रहा है, तो किती के अलावा भी अलग शब्द होते, जैसे कि अरे वाह, तुमच्याशी मैत्री करायला मला खूप आवडेल, ठीक है। सो अरे वाह के बाद में आपका एक्सक्लेमेटिव मार्क आएगा, ध्यान दीजिए इधर, ठीक है। और यहाँ पे भी क्वेश्चन बनाया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखिए मैंने दिया है। सो अरे वाह, मुझे तो आपसे दोस्ती करना बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत पसंद आएगा, तो यहाँ पे अरे वाह यूज़ किया है, नॉट नेसेसरी सब जगह पे किती ही आए। आगे जाते हैं, अभी है आगे का क्वेश्चन, आपको वाक्य प्रचार का अर्थ बताना है और वाक्य में उसका उपयोग भी करना है। सो पहले है गौरव वाटणे। गौरव वाटणे का मतलब होता है अभिमान वाटणे, बहुत प्राउड फील करना। मला माझ्या देशाचा गर्व वाटतो। ओके, गर्व वाटतो, यहाँ पे गौरव नहीं, गौरव वाटतो, गौरव वाटतो, ठीक है, ऐसा आएगा। मला माझ्या देशाचा गौरव वाटतो मतलब अभिमान वाटतो। आगे, उसंत न लाभणे। उसंत न लाभणे का मतलब है वेळ न मिळणे, टाइम ही नहीं मिलना, बहुत बिझी। जास्त अभ्यास असल्यामुळे मुलांना उसंत मिळत नहीं। जैसे कि अभी आप हो कि आपको इतना पढ़ाई करना है, 10th का एग्ज़ाम है अगले महीने में, तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये आपका वाक् प्रचार है। जास्त अभ्यास असल्यामुळे मुलांना उसंत मिळत नाही, मुलांना वेळ मिळत नाही। आगे, सख्त ताकीद देणे मतलब क्या होता है, बजावून सांगणे, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली किसी से कहना। पोलिसांनी मास्क न घालणाऱ्यांना सख्त ताकीद दिली, मतलब पुलिस वालों ने जो मास्क नहीं पहनते उनको सख्त क्या दिया है, ऑर्डर दिया है, कि स्ट्रिक्टली कुछ कहा है, डांटा है। ये भी अभी रिसेंट सिचुएशन पे ही मुझे सूझा तो मैंने ये बना दिया, ठीक है। आगे, सो यहाँ पे मैंने करेक्शन किया है गौरव। ओके, अभी आगे, वर्ज करणे। वर्ज करणे मतलब टालने, ठीक है। वर्ज करने का मतलब है टालने, मतलब ही इग्नोर करना, उस चीज़ से दूर रहना। तो यहाँ पे सेंटेंस देखिए, आजोबांना साखर वर्ज करायला सांगितली आहे, मतलब दादाजी को शक्कर जो है वो नहीं खाने के लिए बोला है, तो उसको बोला है टालने, मतलब इग्नोर करने को, वो चीज़ ना इस्तेमाल करने को, उसको बोलते हैं वर्ज करने। खूणगाठ बांधने का मतलब होता है मनाशी पक्के ठहरवणे, मतलब मन से बहुत फिक्स सोच लेना कि नहीं बस अभी सोचा है तो यही करूँगा, ये चीज़। कधीही चोरी करणार नाही अशी खूणगाठ रमेश ने मनाशी बांधी, मतलब कभी कभी चोरी नहीं करूँगा, ये चीज़ उसने अपने मन में ठान ली, ठीक है, मन में ठान लेना।
आनंद गगनात न मावणे मतलब खूब आनंद होने, भरपूर खुश होने, बहुत खुशी हो जाना। तो यहाँ पे देखिए छोटे बच्चों का लिखा है मैंने, आईने खाऊ आणल्यामुळे मीनाचा आनंद गगनात मावेनासा झाला। मतलब माँ ने खाने के लिए कुछ लाया है, इसके वजह से मीना इतनी खुश हो गई कि उसको उसका जो खुशी है वो समा नहीं पा रही इस आसमान में। ऐसे मैंने लिखा है। ठीक है, मैं आपको यही जब मैंने आपको वाक्य प्रचार सिखाए थे तब भी मैंने आपको बोला था कि वाक्य प्रचार जब भी बनाओगे तो छोटा बनाइए, सिंपल बनाइए। कोई ऐसा कुछ नहीं बोलेगा अरे क्या छोटा वाक्य बनाया है, क्या इतना सिंपल सादा वाक्य बनाया है, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, थोड़ा अच्छा सा बनाइए। डोंट डू दैट, ओके। बहुत सिंपल सादा बनाइए, क्योंकि मार्क्स आपको सेंटेंस राइट है तो मिलेगा। बड़ा से बड़ा सेंटेंस बनाओगे और सेंटेंस अगर गलत हो जाएगा व्याकरण के वाइज तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। कोई ऐसे नहीं बोलेगा नहीं नहीं बच्चे ने बड़ा सेंटेंस बनाया, दे देते हैं मार्क्स। वहाँ पे अगर आपके बाजू वाला जो पेपर है उसने छोटा सा वाक्य बनाया है तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ग्रामेटिकली वो करेक्ट है। और आपका कितना भी बड़ा लंबा चौड़ा सेंटेंस हो पर वो ग्रामेटिकली अगर मिस्टेक आ रहा है उसमें तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। और वाक्य प्रचार जितने भी आपके 10th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में है, चैप्टर वाइज पोएम वाइज, वो मैंने उस पर वीडियोज़ बनाई हैं, उसके 5 पार्ट्स हैं। तो वो भी लिंक में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जितना मैंने व्याकरण का बनाया है 10th स्टैंडर्ड के लिए वो मैं इसी डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोज़ का डाल दूँगी। तो आप उस पर अगर क्लिक करते हो तो आपको वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। आगे, नाव उज्ज्वल करणे मतलब नाम ऊंचा करना, नाव मोठे करणे, नाव प्रसिद्ध करणे, इस तरह से। हेवा वाटणे का आता है द्वेष वाटणे, मतलब जेलस होना। भूरळ घालने का मतलब होता है मन मोहित करना। ठीक है, देहभान विसरणे मग्न होने मतलब खो जाना किसी चीज़ में। सेंटेंस नीचे बनाए हैं, ओके। सो पहला कौन सा था, नाव उज्ज्वल करणे। तो यहाँ पे समाजसेवक आपल्या भारत देशाचे नाव नेहमी उज्ज्वल करतात, मतलब जो सोशल वर्कर होते हैं वो हमारे देश का नाम हमेशा ऊंचा करते हैं। सेकंड है हेवा वाटणे मतलब जलस होना। मीनाला नेहमी सिनेमातल्या नटींचा हेवा वाटतो, मतलब मीना हमेशा एक्ट्रेस जो होती है उससे जलस होती है। भुरळ घालणे मतलब मनमोहित करणे। आईवर मराठी गाण्यांची भुरळ पडली आहे, मतलब मेरे माँ के ऊपर जो मराठी सॉन्ग्स है उसका जादू चल गया है, भुरळ पड़ने का मतलब। आगे, देहभान विसरणे मतलब मग्न होना, खो जाना किसी चीज़ में डीपली। तो यहाँ पे है संत नामदेव विठ्ठलाच्या भक्तीत देहभान विसरतात, मतलब संत नामदेव आपने पढ़ा था अंकिल आम्ही दास तुझा। सो वहाँ पे जो संत नामदेव है वो खो जाते हैं विठ्ठल भगवान की भक्ति में। आगे, यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया, शब्द संपत्ति चालू है, समानार्थी विरुद्धार्थी वचन लिंग ये सब चालू है। वृक्ष को झाड झाड असं सुद्धा बोललं जातं आणि तरु असं सुद्धा बोललं जातं। झाड़ और तरु ये दोनों शब्द यूज़ किया जाता है। आकाश के लिए है अवकाश गगन। मित्र सखा, वारा पवन, ये मैं फटाफट करा रही हूँ क्योंकि इजी है। काया मतलब शरीर, बॉडी, तनु भी बोलते हैं उसको। मार्ग रास्ता। हर्ष मतलब आनंद खुशी। मति, मति मतलब बुद्धि, हम बोलते हैं ना तुम्हारी क्या मति खराब हो गई, मति भ्रष्ट हो गई है, तो मति यानी कि बुद्धि। नदी मतलब सरिता। धरती, पृथ्वी को ही धरती बोलते हैं, वसुंधरा बोलते हैं। कान को कर्ण, फूल को सुमन, पुष्प जो भी आपको अच्छा लगे। आवेश का मतलब होता है जोर, उसने मुझे आवेश से कहा, उसने मुझे जोर से कहा, ये समानार्थी है। होड़, होड़ यानी कि जिद होना, ठीक है, जिद्दी। आर्जव करना मतलब विनंती करना, रिक्वेस्ट करना। बड़गा, बड़गा का मतलब होता है सोटा, टोमना और सोमटा, ये तीनों वर्ड्स के हैं। तो यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा कि व्हाट इज़ मीन बाय सोटा, ये तो हमें पता ही नहीं व्हाट इज़ मीन बाय बड़गा। तो मैंने आपके लिए उसका फ़ोटो निकाला है। सोटा यानी कि ये चीज़ होती है, उसको बोला जाता है सोटा। और आपको इधर यहाँ पे ॲक्च्युअल में समझ में आएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। मराठीमध्ये त्याला खलबत्ता असं सुद्धा म्हटलं जातं, ज्याच्यामध्ये मिरच्या किंवा लसूण ठेचली जाते, आलं ठेचलं जातं, त्याला म्हणतात सोटा, म्हणजे ह्या पार्टला म्हणतात सोटा। ओके, हिंदी वाले बच्चों को भी समझ में आया होगा, आपके हर
इंसान हर लोगों के मोस्ट ऑफ घर पे ये चीज़ होती ही होती है। तो ये जो होता है ना, ये उसको सोटा बोला जाता है। और आपके बड़गा ये शब्द का मतलब यही आता है, सोटा। आगे है निरर्थक अर्थ, अभी विरुद्धार्थी है, विलोम शब्द। ठीक है, निरर्थक मतलब जिसका कोई मीनिंगलेस, और अर्थ मतलब मीनिंगफुल। गुण अपोजिट होता है दोष। अवरोह, अवरोह मतलब नीचे उतरना, और आरोह मतलब ऊपर चढ़ना। अवरोह मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोह मतलब असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये नीचे है और ये ऊपर है। आगे नापिक और सुपिक, सुपिक यानी कि फर्टाइल जमीन, और नापिक मतलब उसके अपोजिट ड्राई। अनिवार्य, हम बोलते ना कोविड सिचुएशन में मास्क पहनना अनिवार्य है। ओके, सो अनिवार्य मतलब जरूरी है, और नहीं जरूरी उसको हम बोलते हैं ऐच्छिक। मराठीमध्ये काय म्हणतात, ऐच्छिक, म्हणजे तुझी इच्छा असेल तर। ठीक है, बिकट म्हणजे कठीण, कठीण परिस्थिति। ठीक है, बिकट यानी कि बहुत डिफिकल्ट सिच्युएशन, तो उसी का अपोजिट होता है चांगली, चांगली परिस्थिती आहे, किंवा सोपी, हे दोन्ही वर्ड आपण वापरू शकतो। दुमत, दुमत यानी कि क्या, जिसके दो मत होते, टू ओपिनियंस, और एक मत मतलब वन सिंगल ओपिनियन। ज्ञानी, जिसको मराठी में हम ज्ञानी म्हणते हैं, म्हणजे ज्ञानी बोलतो आपण, ज्ञानी अज्ञानी, ज्ञानी अज्ञानी, हिंदी वाले बच्चों के लिए। सुबोध, सुबोध मतलब इझी टू अंडरस्टँड, लगेच समजतं आपल्याला सुबोध, आणि दुर्बोध म्हणजे समजण्यास कठीण, हां, वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अल्पायुषी मतलब बहुत कम आयु के लिए जो जीता है, काही भरपूर कमी वेळेपुरता जो माणूस जिवंत राहतो अल्पायुषी। आणि शतायुषी म्हणजे जो 100 वर्ष जगतो, किंवा म्हणजे खूप जास्त वर्ष जगतो, शतायुषी, बहुत साल वो जीता है। सूर्योदय यानी कि सनराइज, सूर्यास्त मतलब सनसेट। आधुनिक मतलब आधुनिक, न्यू टेक्नोलॉजी, और पुरातन मतलब बहुत ही एंशियंट, ओल्ड। मालक सेवक, मालक सेवक ये तो पता है। कमाल किमान, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, कमाल मतलब अरे क्या कमाल की बात की है तुमने, ये वाला कमाल नहीं है यहाँ पे। अरे कमाल हसतोस तू, हा सुद्धा कमाल नाही आहे। म्हणजे मराठी आणि हिंदी कमालवाला तो कमाल नाही आहे। हे कमाल काय आहे तर मी सांगते, कमाल आणि किमान म्हणजे तुम्ही जेव्हा बातम्या ऐकता मराठीत, तेव्हा तुम्हाला जेव्हा तापमान सांगतात ती लोक, हां, टेम्परेचर, क्लायमेट कंडिशन सांगतात, तेव्हा तुम्हाला सांगतात बघा, ज्या रिपोर्टर असतात त्या, की आज मुंबईचं तापमान कमाल एवढं, किमान एवढं असणार आहे। कमाल आणि किमान हे शब्द वातावरण किंवा टेम्परेचर सांगण्यासाठी वापरतात। हाँ, कमाल और किमान ये शब्द मराठी में टेम्परेचर को बताने के लिए न्यूज़ रिपोर्टर वाले यूज करते हैं। सो कमाल का मतलब यहाँ पे होता है ज़्यादा से ज़्यादा, कमाल और किमान, किमान मतलब कम से कम इतना रहेगा टेम्परेचर, और कमाल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना। तो कमाल का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, और किमान का मतलब कम से कम। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। नेक्स्ट तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, और प्रकाश उसका अपोजिट वर्ड है। स्मरण मतलब याद रखना, विस्मरण मतलब भूल जाना। दुष्कर्म मतलब गलत काम, गलत कर्म। सुकर्म मतलब अच्छा काम। सहिष्णु, सहिष्णु का असहिष्णु होता है। सहिष्णु मतलब सभी के प्रति सेम भावना रखना, मतलब जात पात धर्म ये सब चीज़ें, जेंडर ये सब न देख के सभी के लिए समान भावना मन में रखना, उसको बोला जाता है सहिष्णु। तो उसको सिर्फ अ लगाना है, असहिष्णु हो जाता है। संक्षिप्त मतलब शॉर्ट नोट, मतलब शॉर्ट में समझाना। प्रदीर्घ मत बहुत लंबे से लंबा, बहुत लंबा चौड़ा, जो थियरी होता है हमारा वैसा। संक्षिप्त यानी कि फॉर्मूला जैसे कैसे शॉर्ट में होता है, और उसको आप जो ज्योमेट्री में थ्योरम के हिसाब से सब उसको लिखते हो, प्रोसीजर वो डायग्राम बनाओ, तो ये होता है प्रदीर्घ। ओके, सुपिक नापिक ये हमारा पहले ही हो चुका है। फर्टाइल अनफर्टाइल। कृपा अवकृपा, मतलब कृपा मतलब ब्लेसिंग, अवकृपा मतलब नॉट ब्लेसिंग। ऊन सावली, ऊन मतलब धूप होता है, और सावली मतलब शैडो, छाया, छाया होती है। आगे है शब्द समूहाबद्दल एक शब्द, ये भी हमारा हो चुका है। ठीक है, आप वीडियो प्लीज़ देखिए प्लेलिस्ट में जाके। ज्याला मरण ना, हाँ ये क्या होता है पहले बताती हूँ। शब्द समूह क्या होता है, आपको ना
एक ही शब्द, मतलब आपको कोई बोलना है, कुछ बोलना है, आप वो शॉर्ट में बोल सकते हो, तो आप शॉर्ट में ही बोलोगे उसको, तो उसको बोलता है पूरा शब्द समूह बोलने के अलावा, बोलने से अच्छा मैं एक ही शब्द बोल दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलते ना, अरे भगवान ना अमर है, या फिर हम बोलते हैं अरे हनुमान ना अमर है। तो अमर मतलब क्या, कि जो कभी मरे नहीं। तो मैं ऐसे बोलूँगी, अगर मैं ऐसे बोलती जो हनुमान जी है ना वो अभी तक मरे नहीं है, तो इतना लंबा बोलने से अच्छा मैं इजीली बोलती हूँ ना कि भगवान हनुमान अमर है। ठीक है, तो अभी तक जिंदा है या फिर अभी तक मरे नहीं है, ये बोलने से अच्छा मैं एक ही शब्द बोल रही हूँ, अमर। तो उसी को बोलते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। ओके, पहला वाक्य ही हमारा है जाला मरण नाही असा, तो उसको बोला जाता है अमर। केलेले उपकार जाणणारा, मतलब आपने किसी पे उपकार किए हैं और उसको समझ है, उसको एहसास है कि बाबा इस बंदे ने मुझे बुरे वक्त में मदद की है, तो उसको बोला जाता है कृतज्ञ, मतलब उसको पता है। समाजाची सेवा करणारा समाजसेवक इजी। कुठलीही अपेक्षा न ठेवणारा निस्वार्थी, मतलब सेल्फलेस, कोई होप, मतलब अपेक्षा नहीं है कि मैंने इसको 2 रुपीज़ दिया तो उसने भी मुझे देना चाहिए, बराबर, ऐसा कोई भी अपेक्षा नहीं होता, उसको निस्वार्थी बोला जाता है। नेक्स्ट, संपादन करणारा संपादक, ये न्यूज़पेपर के रिलेटेड शब्द है। जैसे आकलन होत नहीं, मतलब जो चीज़ आपको समझ में ही नहीं आती है उसको बोला जाता है अकालनीय। मतलब कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि अरे ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल हो गया, तो उसको बोला जाता है अकालनीय, मतलब जो समझ के बाहर है। महिन्यातून एकदा प्रकाशित होणारा, ऐसी चीज़ जो पूरे मंथ में एक ही बार पब्लिश होती है उसको बोला जाता है मासिक, जिसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं मैगजीन, मंथली मैगजीन। नेक्स्ट, लिहिता वाचता न येणारा, उसको क्या बोलते हैं, जिसको लिखना भी नहीं आता पढ़ना भी नहीं आता, उसको निरक्षर निरक्षर बोलते हैं। साक्षर निरक्षर, एक मिनट, हाँ निरक्षर मतलब निरक्षर, जिसको अक्षर भी नहीं समझ में आता। साक्षर का अपोजिट वर्ड है निरक्षर। पसरवलेली खोटी बातमी, मतलब जो झूठी अफवाहें मतलब फैलाते हैं, हाँ, तो उसको बोला जाता है अफवाह। ज्यांचे आकलन होत नहीं, ये ऊपर ही पड़ा, अकालनीय, मतलब समझ में ही नहीं आता आपको। दुसऱ्यांवर अवलंबून असलेला, मतलब हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग परावलंबी। ठीक है, अपेक्षा नसतात, ये भी हमारा हुआ था निस्वार्थी। देखिए निस्वार्थी ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, या ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों भी चलता है। केलेले उपकार न जाणणारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला क्या था, केलेले उपकार जाणणारा, तो उसका मैंने कृतज्ञ आपको बोला था। ठीक है, जिसको पता है आपने उसको बैड टाइम में मदद की है। पर ऐसे भी इंसान होते हैं जो वो मदद भूल जाते हैं जब उनका अच्छा टाइम आता है, तो उन लोगों को बोला जाता है कृतघ्न, न्य के जगह पे घ्न आ जाता है। ठीक है, लिहिता वाचता येणारा, मतलब जिसको लिखना पढ़ना दोनों आता है उसको साक्षर बोला जाता है, और जिनको नहीं आता उनको निरक्षर बोला जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आठवड्यातून एकदा प्रसिद्ध होणारे, मतलब आठवड़ा यानी कि वीक, 1 वीक। हाँ, कुछ मैगजीन जो होते हैं जो वीकली पब्लिश होते हैं उनको बोला जाता है मराठी में साप्ताहिक। कोणाचाही आधार नसलेला, मतलब ऐसा इंसान जिसको किसी का सपोर्ट नहीं होता है उसको निराधार बोला जाता है। दररोज प्रकाशित होणारे, यानी कि हमारा जैसा न्यूज़पेपर होता है हर रोज़ पब्लिश होता है, तो उसको बोला जाता है मराठी में दैनिक। ज्याला कोणी शत्रु नाही, मतलब जिसको कोई शत्रु नहीं है, जिसका कोई भी शत्रु नहीं है, उसको क्या बोला जाता है, अजात शत्रु बोला जाता है। अभी के ज़माने में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई शत्रु नहीं होता है, पर पहले के ज़माने में रामायण के समय पे ऐसे होते थे राजा, जैसे कि दशरथ राजा है जिसका कोई भी शत्रु नहीं था, उन्होंने सभी भारत पे कब्जा किया था, तो उनको अजात शत्रु ये नाम से पुकारा जाता था, रघु जो राजा थे उनके टाइम पे। नेक्स्ट आपका फिर से क्वेश्चन चेंज है, अभी आएगा आपको वचन बदला, मतलब आपको प्लूरल करना है, सिंगुलर है तो प्लूरल करना है, प्लूरल है तो सिंगुलर करना है। रस्ता रस्ते, रास्ता यानी कि रोड। वेळ
वेळ ही रहता है, समय समय ही रहता है अनेक वचन में भी। भिंती मतलब बहुत सारी दीवारें एक होती है तो भिंत दीवार बोलते हैं। माणूस एक असेल तर माणूस, अनेक असतील तर माणसे। घड्याळ एक असेल तर घड्याळ, अनेक असेल तर घड्याळे। हां, भिंतीवर 4 घड्याळे लावली आहेत। ओके। विहीर विहिरी, एक विहीर मतलब एक कुआं, बहुत सारे कुएं मतलब विहिरी। यहाँ पे भी वचन बदला है। कवी कवी, एक कवी, 2 कवी, 3 कवी, कवी कवीच राहतं। ठीक आहे। वाघ वाघ, एक वाघ आहे, 2 वाघ आहेत, 3 वाघ आहेत, वाघचं वाघे होत नाही। बोलून बघायचं जर कन्फ्यूज होत असाल तर। लेखक एक लेखक, 4 लेखक, 10 लेखक, 100 लेखक, लेखकच राहतात। माणूस माणसे, वरच आपण केलं, एक माणूस अनेक माणसे। वीर वीर, एक वीर पुरुष, 2 वीर पुरुष, वीरच राहतं। संपादक जो न्यूजपेपरच्या रिलेटेड शब्द आहे, संपादक हा संपादकच असतो। एक संपादक, 2 संपादक, 3 संपादक, जे काही एडिटर म्हणतात इंग्लिशमध्ये। नेक्स्ट है आपको लेखन के नियमानुसार आपको सही शब्द है तो निर्जीव ऐसा लिखा जाता है। ठीक है। अंतर्मुख शब्द ऐसा लिखा जाता है। आगे जाएंगे। हुबेहूब, ये शब्द ऐसा लिखा जाता है। क्रियाशील, ये शब्द ऐसा लिखा जाता है। शैक्षणिक, ये शब्द ऐसा लिखा जाता है। यहाँ पे दिया है मैंने सबका करेक्ट। निर्णय ऐसा। वडिलांसोबत, वडिलांसोबत देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने वडिलांसोबत। नेक्स्ट है तालमीला, यहाँ पे तालमीला। और गारहाणी, ये शब्द ये जॉइंट है एक्चुअली, इनका गैप गलती से छूटा है। गारहाणी, गारहाणी का मतलब क्या होता है? भगवान को जो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा ये विश है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो मैं आपको इतने नारियल दूंगा, ये चढ़ाऊंगा, वो चढ़ाऊंगा, उसको मराठी में गारहाणी बोला जाता है। ठीक है। तालीम क्या होता है? जहाँ पे कुश्ती खेलते हैं उसको तालीम बोला जाता है। और बाकी आपको मतलब पता होगा। हुबेहूब मतलब एग्जैक्टली सेम, जैसे का तैसा एग्जैक्टली सेम जब एक्ट करते हुबेहूब। निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग। अंतर्मुख मतलब खुद के मन के अंदर, मतलब खुद के अंदरूनी आवाज़ जो बोलते हैं वो होता है अंतर्मुख होने, मतलब बहुत ही डीप डाउन सोचना। और निर्णय यानी कि डिसीजन, ये सब बाकी आपको पता है। नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट है अभी। देखिए, लेखन के नियम के अनुसार आपको अचूक, अचूक का मतलब करेक्ट सेंटेंस आपको लिखना है। काय हो हे, तुम्हीच स्पर्शी पूछता आणि तुम्हीच ती घाण करता, तो इसका करेक्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे तुम्हीच ये जॉइंटली आएगा तो मैंने जॉइंटली लिखा है। बाद में तुम्हीच ये शब्द गलत लिखा है, आणि ये शब्द गलत लिखा है, तो ये मैंने यहाँ पे करेक्ट किया है। आणि ती घाण करता, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और ये सब आएगा। ठीक है। सेकंड, आमचे मूळ गाव दक्षिण गोव्यातील माशेल। मूळ ये जो शब्द है ये ऐसा आएगा, दक्षिण ये शब्द ऐसा आएगा। नेक्स्ट, पण माझ्या आईनं धीर सोडला नाही। यहाँ पे क्या है? आई न के जगह पे सिर्फ आई ने है, बाकी सब बराबर है। अचानक मला जंगलाच्या कोपऱ्यावर थोडीशी हालचाल जाणवली, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे है एक मिनट, अभी आपको ठीक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये जो शब्द है वो गलत है, और जाणीवली की ली जो है वो दीर्घ आती है। आगे इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये सब आप देख सकते हो बाद में भी। आगे क्या है कि आपको विराम चिन्ह है उनका नाम लिखना है। तो ये है पूर्ण विराम, ये है प्रश्न चिन्ह, ये है स्वल्प विराम। इसको ध्यान में रखिए, बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। इसको बोलते हैं अपूर्ण विराम। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए 2 डॉट होते हैं सिंपल, 2 सिंपल डॉट होते हैं ऊपर नीचे, उसको अपूर्ण विराम बोला जाता है। और 1 डॉट 1 कॉमा होता है तो उसको अर्ध विराम बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है उद्गारवाचक चिन्ह। ये एकेरी, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को एकेरी अवतरण चिन्ह, और डबल है होता है तो उसको दोहेरी अवतरण चिन्ह। अभी आपको योग्य विराम चिन्ह मतलब आपको पंक्चुएट करना है प्रॉपरली। तो देखिए
तर मुलांनो, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो. तर मुलांनो ये बोलने के बाद आपको रुकना है थोड़ा सा. तो जब रुकते हो तो आप क्या देते हो, वहाँ पे कॉमा देते हो. और किसी को पुकारते भी हो ना तो भी कॉमा आता है. सो यहाँ पे अरे मुलांनो, तर मुलांनो के बाद में मैंने कॉमा दिया है और लास्ट में फुल स्टॉप दिया है. नेक्स्ट है, सत्कार करण्या एवढं मी काय केले आहे तपोवनासाठी. यहाँ पे आपको पता चल रहा है, यहाँ पे काय ये शब्द आया है, क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है आपको. ठीक है. आगे, रामनं सेतुबंधन केलं पण त्यासाठी अनेकांचा हातभार लागला. यहाँ पे आपको पण दिखाई दे रहा है शब्द, पण यानी कि बट इंग्लिश में. सो जब भी बट, किंतु, परंतु ऐसे आप यूज़ करते हो शब्द, तो मतलब उभयान्वयी कंजंक्शन, तो उसके पहले हमेशा कॉमा आता है. इसके लिए यहाँ पे केलं के पहले, मतलब ये पण के पहले कॉमा आ रहा है. लास्ट है, अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे, अरे एक्सक्लेमेशन मार्क्स इसके लिए, और लास्ट में फुल स्टॉप. ठीक है. सो इस तरह से हमारा जो व्याकरण विभाग है आपका पूरा, वो इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है. आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको ग्रामर पार्ट अच्छे से समझा भी होगा. ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि क्वेश्चन बैंक दिया है तो आपको सिर्फ होमवर्क है तो आप फटाफट सॉल्व कर रहे हो वीडियो देख के. तो ऐसा मत कीजिए, उसको समझिए भी. थोड़ा टाइम जाएगा पर आपको बेसिकली वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी पास में है तो आपको आइडिया भी आ जाएगी कि आपको एग्ज़ाम में क्या करना है. ठीक है. तो समझ के वीडियो देखा कीजिए. सिर्फ पीपीटी खोल के आंसर मत लिखिए, उससे कुछ भी फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है. अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए. आपके ही जो दोस्त हैं उनको भी मदद लगती होगी तो आप वो मदद कर सकते हो. तो ग्रुप में, व्हाट्सएप में, जो भी जहाँ पे आप सोशल मीडिया पे हो वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स को, आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो सके 10th स्टैंडर्ड में. और थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी. आपके अच्छे कमेंट्स आते हैं, उनको मैं पढ़ती हूँ, रिप्लाई देती हूँ एज़ पॉसिबल एज़. कुछ बच्चों के मेल भी आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं तो आप मेल भी कर सकते हो. मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई देती हूँ. और कमेंट सेक्शन है ही हमारा जहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो. सो कल हम लोग स्थूल वाचन देखेंगे और प्रॉपरली मंडे से आपका राइटिंग स्किल, जो आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे राइटिंग स्किल के लिए, तो वो मंडे से कंफर्म चालू हो जाएगा. और उसके बाद में हम लोग हिंदी के बारे में सोचेंगे. ओके, धन्यवाद.